हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेम्स एकेडमी। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा, यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। साथ ही साथ इसी चैप्टर से संबंधित कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी रखे हैं, जो मुख्य रूप से सीटेट, यूपी टेट या फिर अन्य टीचिंग एग्जाम्स में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा के बारे में। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें इस बात पर चर्चा की गई है कि बच्चों को क्या पढ़ाना है और उन्हें किस मेथड से पढ़ाना है। बस इसमें यही सबसे सबसे बड़ी चीज़ यही है। और ये बहुत बड़ा एक डॉक्यूमेंट है जो कि लगभग 180 पेज का है, और ये एनसीईआरटी के द्वारा पब्लिश किया गया है। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 की उत्पत्ति रविंद्रनाथ टैगोर साहब के एक निबंध जो था सभ्यता और प्रगति नाम का निबंध था, उसके द्वारा उत्पत्ति हुई थी। मतलब उससे कुछ चीजें ली गई थी या उससे इंस्पायर्ड होके या फिर उसको आधार मानकर ये एनसीएफ तैयार किया गया था। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना होकर बाल केंद्रित होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित होनी चाहिए। मतलब जो स्कूली शिक्षा होगी वो बच्चे क्या चाहते हैं या बच्चे किस तरह से पढ़ना चाहते हैं उसके आधार पर पढ़ाई जाएगी या की जाएगी। ऐसा नहीं कि जो पाठ्य पुस्तक में दिया गया है या जैसा भी इंडेक्स है या करिकुलम है उसका पाठ्य पुस्तक उस हिसाब से बच्चों को पढ़ाया जाए। बच्चे जो चाहते हैं उन्हें उस तरह से वो चीज़ पढ़ाई जाएगी, जिस तरह से वो सीखना चाहते हैं उन्हें उस तरह से सिखाया जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई भाषाओं, मतलब 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं दी गई हैं? 22 भाषाएं दी गई हैं। तो उन 22 भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है, मतलब 22 भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। और एनसीएफ 2005 को प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में, प्रोफेसर यशपाल साहब की अध्यक्षता में इसको तैयार किया गया था और ये 2005 में पब्लिश किया गया था। 2005 इसीलिए इसका नाम है, प्रोफेसर यशपाल साहब इसके अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा के मार्गदर्शी सिद्धांत कुछ हैं और मार्गदर्शी सिद्धांत इसके 5 हैं। आइए सबसे पहला सिद्धांत देते हैं। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। कहाँ से? बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। नॉलेज शुड बी लिंक टू द आउटर लाइफ ऑफ द स्कूल। आउटर लाइफ ऑफ द स्कूल मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ जो कुछ स्कूल में है या जो कुछ किताब में दिया गया है सिर्फ उतना ही बच्चों को पढ़ाया जाए। बच्चों को किताब से इतर मतलब कुछ हट के चीज़ें सीखने के लिए उनको आज़ादी दी जाए या उन्हें सीखने के लिए प्रमोट किया जाए, कुछ नया करने के लिए। पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। मतलब बच्चों को सिर्फ ऐसा नहीं कि जो कुछ है वो आया क्लास में, टीचर लेक्चर डिलीवर कर दिया, मतलब उनको पढ़ा दिया और उनसे कह दिया रट के चले आओ। ऐसा नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें दी जाएं जिससे वो एग्जाम्पल के साथ या फिर चर्चा के साथ वो चीज़ें सीखें और उनको अपने रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें। इस तरह से हमारी पढ़ाई होनी चाहिए। ये कौन कहा? एनसीएफ के अनुसार। एनसीएफ में ये चीज़ें बताई गई हैं। फिर पाठ्य चर्चा जो हो पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होनी चाहिए। पाठ्य चर्चा जो है करिकुलम शुड नॉट बी टेक्स्ट बुक सेंटर्ड। जो पाठ्य चर्चा होगी वो पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होगी, वो कैसी होगी? बाल केंद्रित होगी। और विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए। मतलब शैक्षिक प्लस शैक्षिक गतिविधियों से उनको जोड़ा जाए। ऐसा नहीं कि जो किताब में दिया गया है या जो कुछ स्कूल का नियम कानून है उसी अनुसार बच्चों को पढ़ाया जाए। ऐसा नहीं, उनको अन्य गतिविधियों के साथ भी जोड़ा जाए। स्कूल शुड बी लिंक्ड इन द वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटीज। फिर क्या है? राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी। 5वां जो है ये राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति बच्चों को आस्थावान बनाना, मतलब राष्ट्रभक्त बच्चों को तैयार करना। उनको ऐसी चीजें बताना है या ऐसी स्टोरीज बतानी है जिससे कि वो इंस्पायर्ड हो सकें और देश के प्रति समर्पित होकर कार्य करना सीखें। ये इनका 5वां जो था, ये 5वां लक्ष्य था। फिर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का निर्माण एनसीईआरटी द्वारा, पहले ही मैंने बताया था कि इसका एनसीईआरटी द्वारा किया गया था। और इसका निर्माण इनके जो निदेशक साहब थे प्रोफेसर कृष्ण कुमार, उस समय निदेशक इसके थे प्रोफेसर कृष्ण कुमार। अगर ये क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि एनसीएफ का निर्माण जब हुआ था उस समय एनसीईआरटी के निदेशक कौन थे, तो वो प्रोफेसर कृष्ण कुमार साहब थे। उनके नेतृत्व में ये एनसीएफ तैयार किया गया था। फिर इसका मुख्य लक्ष्य आत्मज्ञान अर्थात विद्यार्थियों को अलग अलग अनुभवों का अवसर देकर उन्हें स्वयं ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। मतलब बच्चों को आत्मज्ञान, जो उनके पास ज्ञान है पहले से, ठीक है, उसके अनुसार उनको अलग अलग एक्टिविटीज के साथ जोड़ा जाए और उनको अपने अनुभवों के अनुसार उन चीज़ों को सीखने के लिए आज़ादी दी जाए। फिर राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार हर विद्यार्थी की अपनी क्षमता होती है। ऐसा नहीं कि हर विद्यार्थी एक जैसा हो, तो उसकी हर विद्यार्थी की क्या बताया गया? अपनी अलग क्षमता होती है, अलग उनका कौशल होता है, अलग उनका एक स्किल होता है।
हर विद्यार्थी के पास अलग क्षमता होती है उसकी, और उसके पास एक अलग ही कौशल होता है। मतलब हर विद्यार्थी एक जैसा नहीं होता है, सब विद्यार्थी के पास अलग अलग कौशल होते हैं। तो उनको, हर विद्यार्थी को उसे व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया जाए। ऐसा नहीं कि बच्चे को डांट दिया बैठ गया, उसको मतलब अवसर दिया ही नहीं गया। तो उसको पहले अवसर दिया जाना चाहिए कि उसके पास क्या है। फिर मतलब पहले बच्चे से जानने का प्रयास किया जाए कि बच्चे के पास क्या है, मतलब बच्चा क्या क्या जानता है। ये सारी चीजें उनको खुलकर पूरी तरह से अवसर दिया जाए कि बच्चे के अंदर कौन से गुण है, वो क्या चीजें घर से लेकर आया। ऐसा नहीं कि पहले क्या कहते थे कि बच्चा एक कोरी किताब है या कोरा पन्ना है। अब कोरा पन्ना नहीं, बच्चा क्या घर से कुछ अनुभव लेकर आता है, अपनी मातृभाषा लेकर आता है, और अन्य चीजें जो अपने वातावरण सीखता है वो सारी चीजें स्कूल लेकर आता है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ कोरे पेज की तरह आता है। तो पहले उनकी क्षमता और कौशल को देखा जाए, फिर उसके अनुसार उन्हें कुछ करने का अवसर दिया जाए। ये कौन कहता है? एनसीएफ कहता है। फिर राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा 2005 के प्रमुख सुझाव भी हैं, वो देखते हैं। किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। क्या बताया गया इसमें कि जो भी सूचना अगर टीचर उनको बता रहा है तो हर एक चीज को ज्ञान नहीं मानना है। क्या करना है? हर चीज को ज्ञान नहीं मानना है, हर चीज को मतलब ज्ञान की तरह नहीं लेना है या उनको रट नहीं लेना है। इसमें मतलब एनसीएफ में बताया गया है। विद्यार्थी को दी जाने वाली शिक्षा को शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर आदि शिक्षण सूत्रों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। इसको समझिए थोड़ा, ज्ञात से अज्ञात की ओर मतलब बच्चा जो कुछ पता है बच्चे को, वो उसका क्या हुआ? ज्ञात हुआ। और अज्ञात क्या हुआ? जो चीज नहीं पता है। तो क्या बताया? ज्ञात से अज्ञात की ओर। जो चीजें उसे पता है उसको तो वो रखेगा ही अपने पास, उसको संभाल मतलब उसको याद करके या फिर रिवाइज करके रखेगा, और साथ ही साथ उसको जो चीज नहीं पता है वो चीजें उसको बताई जाए। मूर्त मतलब जो चीजें वो देख चुका है, समझ चुका है, उसको तो वो रखेगा ही, साथ ही साथ उसको अमूर्त चीजें जो उसको नहीं पता है या जिसको उन्होंने नहीं देखा है, उन चीजों को भी उन्हें बताने का प्रयास किया जाए। ये सारे शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाना चाहिए। फिर सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित रूप से प्रयोग किया जाए। क्या? सजा और पुरस्कार की भावना को सीमित रूप से प्रयोग किया जाए। ऐसा नहीं कि कोई अच्छा कार्य कर रहा है, जितने अच्छे कार्य करता जा रहा है उसको हर बार पुरस्कार देते जाओ, हर बार पुरस्कार देते जाओ, और अगर कोई हल्का सा भी गलत काम कर रहा है तो उसको डांट दिया या उसको सजा दे दिया। इससे क्या होगा? ऐसे इसको नहीं बताएगा। इससे होगा क्या? अगर हर बात पे उसको पुरस्कार दिया जाएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ पुरस्कार के लिए ही कार्य करेगा, कुछ अपने हिसाब से या नया कुछ करने का वो प्रयास नहीं करेगा। और अगर वो कुछ नया कर रहा है, उसमें अगर उसकी गलती हो रही है तो उसको हर बार सजा दिया जाता है, तो फिर वो ट्राई करने की कोशिश मतलब कोशिश करना वो बंद कर देगा, अगर उसको हर बार सजा दी जाती है। तो अगर कोई गलती करता है तो उसको हम क्या करना है? उसे समझाना है, उसे बताना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर बार उसे सजा दी जाए। तो मतलब सीमित रूप में सजा भी सीमित रूप में देनी है और पुरस्कार भी सीमित रूप में देना है। फिर क्या? सह शैक्षणिक गतिविधियों में अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। क्या है? अभिभावकों को भी जोड़ना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ टीचर और विद्यार्थी एक साथ रहेंगे। उसमें अगर कोई सह शैक्षिक गतिविधि हो रही तो उसमें विद्यार्थियों मतलब इसको अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। क्यों? क्योंकि जैसे कि हमारा क्या कहते हैं, पेरेंट्स और टीचर मीटिंग होती है, तो उसमें टीचर को अगर हम जोड़ेंगे तो बच्चों के बारे में हम उनको आसानी से बता सकेंगे और उसके अनुसार वो बच्चों के ऊपर कार्य करेंगे या उन्हें कुछ चीजों को समझाने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ एनसीएफ 2005 बिना बोझ के शिक्षा पर जोर देती है। मतलब लर्निंग विदाउट बर्डन, मतलब कि किसी भी तरह का बच्चे के ऊपर बोझ नहीं रखना है कि वो मतलब उसको कोर्स खत्म करने का बोझ या याद करने का या रटने का बोझ दिया जाए उसके ऊपर। उसको बिना बोझ के कुछ करके सीखने का प्रयास किया जाए और उसे पूरी तरह से आज़ादी दी जाए कि वो किस तरह से क्या चीज़ पढ़ना चाहता है या किस मेथड से किस चीज़ को सीखना चाहता है। उसको बोझ नहीं देना है किसी भी चीज़ के लिए। फिर राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों को मातृभाषा में शिक्षण देना है। ऐसा नहीं कि उनको अगर वो उसकी मातृभाषा हिंदी है तो उसको हम फारसी में या अंग्रेजी में पढ़ाना स्टार्ट कर दें। उसको अगर उसकी मातृभाषा हिंदी है तो उसे मातृभाषा में ही पढ़ाने का प्रयास किया जाए। और उसको अगर अन्य भाषा सिखाना है तो उसको एज ए सेकेंडरी लैंग्वेज, मल्टीलिंगुअलिज्म अगर उसके अंदर गुण पैदा करना है तो एज ए उसको सेकेंडरी लैंग्वेज दूसरी भाषा सिखाई जाए, लेकिन मातृभाषा जो हो उसकी प्राइमरी लैंग्वेज होनी चाहिए। फिर विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताबें शिक्षण प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। ये एनसीएफ ने कहा कि मोटी किताबें और विशाल पाठ्यक्रम जो होगा वो क्या होगा? असफलता का प्रतीक होगा। मतलब कि मोटी किताबें नहीं देनी बच्चों को, ना ही विशाल पाठ्यक्रम रखना है उनको। मतलब कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि कम से कम पाठ्यक्रम। एनसीएफ क्या कहता है कि पाठ्यक्रम को कम से कम करना है और किताबों का भी पतली किताबें होनी चाहिए और थोड़ा अट्रैक्टिव टाइप की किताबें होनी चाहिए, जिससे बच्चे अट्रैक्ट होके। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषा भाषा विकास के लिए या फिर किताब को पढ़ने के लिए
सबसे पहले क्या जरूरी है, तो उसमें अट्रैक्शन होना चाहिए किताबों में। ये सारी चीजें देखना है, ऐसा नहीं कि पहले ही मोटी किताब देख लिया और डर गया बच्चा, ऐसा नहीं होना चाहिए। पतली किताबें होनी चाहिए और अट्रैक्टिव होनी चाहिए। फिर मूल्यों को उपदेश देकर नहीं, वातावरण देकर स्थापित करना है। कोई भी चीज अगर सिखा रहे हैं उनको, तो ऐसा वातावरण दो बच्चों को। ऐसा नहीं कि केवल उपदेश दे के आए, क्लास में लेक्चर दे दिए कि आप पढ़ाई करिए, ये करिए, देश के लिए अच्छा करिए। तो ऐसा करने से नहीं होगा, लेक्चर देने से नहीं होगा। बच्चों को ऐसे वातावरण में रखना है कि वो उन चीजों को देख कर सीख सकें। जैसे कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि कहावत ही कही है, खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। तो अगर हम उनको ऐसा वातावरण वातावरण देंगे कि उनके अंदर देश के प्रति समर्पण हो या फिर देशभक्ति आए, तो वातावरण से वो अच्छे से सीख सकेंगे, ना कि उपदेश देने से। फिर बच्चों को स्कूल से बाहर जीवन से तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना है। बच्चों को स्कूल में भी तनाव मुक्त रखना है, और स्कूल से बाहर भी अगर उनको ऐसा कार्य नहीं करने को देना है कि स्कूल से बाहर जाते ही साथ वो तनाव में आ गए कि आज तो ये कार्य हमको पूरा करना है। ये सारी चीजें मतलब उससे हमें मुक्त रखना है, तनाव मुक्त हमें रखना है। फिर पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का मौका दिया जाए। जैसे अगर बच्चे लाइब्रेरी है अगर स्कूल में, तो बच्चे अपने हिसाब से क्लास लाइब्रेरी में जाएं और जो उनको पसंद हो वो किताब वो ढूंढकर, मतलब स्वयं उसको चुनकर फिर उनको पढ़ें। ऐसा नहीं कि लाइब्रेरियन उनको जो मन हो वो किताब उठाकर दे दे, ऐसा नहीं। उनको अपने हिसाब से किताबें चुनने का अवसर दिया जाना चाहिए। फिर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए। मतलब कि सौंदर्य बोध का मतलब इसमें यह है कि कुछ ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएं जिससे उनको समाज के बारे में शिक्षा प्राप्त हो, या साइंस या टेक्नोलॉजी या फिर नए इनोवेशन के बारे में उनको ज्ञान प्राप्त हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रमों को मनोरंजन का एक साधन बनाया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको सौंदर्य बोध, मतलब उससे कुछ वो सीख सकें, ऐसे टाइप के हमें सांस्कृतिक कार्यक्रम करने हैं। फिर शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार आदि पर समय पर पहुंचाना चाहिए। मतलब आज चीजें उसको समय से देना चाहिए। मतलब जो शिक्षक स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो उनको अगर अकादमिक संसाधन जैसे टीएलएम हो गया या फिर चाक हो गया, डस्टर हो गया, ये सारी चीजें जो है उनको समय से मिलनी चाहिए जो शिक्षक हैं। और नवाचार मतलब अगर शिक्षा के क्षेत्र में कोई अगर इनोवेशन हुआ या फिर कोई खोज हुई है, तो वो चीजें उसको टाइम से मिलनी चाहिए टीचर को, कि जिससे कि वो उन चीजों को बच्चों को आसानी से समझा सकें। फिर क्या है, समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दें। ठीक है, समुदाय जो है वो बच्चे के लिए एक मानवीय संसाधन के लिए होना, संसाधन के रूप में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ समुदाय में बच्चा रह रहा है और चला आ रहा है, उसमें से कुछ नई चीजें सीखे, वो जाने। समुदाय के रूप में बच्चे मतलब मानवीय संसाधन के रूप में जो समुदाय होगा उसको मानवीय संसाधन के रूप में बच्चा उपयोग करे। फिर मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण। पहले ही मैंने बताया था कि बच्चे की मानसिक स्थिति, उसकी क्या कैपेसिटी है और उसकी योग्यता क्या है, उसका मानसिक स्तर क्या है और उसकी योग्यता क्या है, उसके अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण हो। ऐसा नहीं कि कक्षा 1 में बच्चा पढ़ा और कक्षा 1 जान भी नहीं पाया और उसको कक्षा 2 के हिसाब से पाठ्यक्रम दे दिया। अगर वो कक्षा 1 में है और कक्षा 1 के हिसाब से उसका अगर मतलब कि शैक्षणिक स्तर नहीं हुआ है, तो उसको उन्हीं किताबों को देना चाहिए और आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, या फिर ऐसी ही किताबें देनी चाहिए जिससे कि वो उन चीजों को सीख सके। फिर शांति शिक्षा को बढ़ावा। ठीक है, महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने का कार्यक्रम आयोजन करना चाहिए। ठीक है, मतलब शांति शिक्षा, शांति रूप से शिक्षा करें और महिलाओं के प्रति आदर, ऐसी एक्टिविटीज को हम इन्वॉल्व करें उस स्कूल में, या फिर ऐसी एक्टिविटीज हम कराएं जिससे कि अपने आप बच्चों के अंदर महिलाओं के प्रति आदर पैदा हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ लेक्चर देके उनको समझा दें कि हमें महिलाओं के प्रति आदर करना है। कुछ ऐसे कार्यक्रम हमें आयोजित करना है, या दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए कुछ ऐसे कार्यक्रम आयोजित करना है जिससे कि उनके अंदर अपने आप ही महिलाओं के प्रति आदर पैदा हो। या फिर जैसे कि अभी इस समय सरकार चला रही क्या, महिला सशक्तिकरण, या फिर इसी से संबंधित कुछ ऐसे नाटक नुक्कड़ कराए जाएं स्कूल में जिससे कि बच्चे उन चीजों को देखें और उनके अंदर क्या हो, महिलाओं के प्रति आदर पैदा हो। फिर बालकों के चहुमुखी विकास पर आधारित पाठ्य चर्चा होनी चाहिए। पाठ्य चर्चा ऐसी होनी चाहिए जिसमें बच्चों का चहुमुखी विकास हो। ऐसा नहीं सिर्फ और सिर्फ किताबी कीड़े बने, वो साइंस के क्षेत्र में भी, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और खेल कूद के क्षेत्र में, या फिर नए इनोवेशन के क्षेत्र में भी वो आगे बढ़े और चहुमुखी उनका विकास हो। फिर सभी विद्यार्थियों समावेशी वातावरण, मतलब कि सबके लिए एक समान वातावरण होना चाहिए और वो एक साथ मिलकर पढ़ाई करें। फिर एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र बिना भार के शिक्षा, लर्निंग विदाउट बर्डन। क्या है लर्निंग विदाउट बर्डन? ये तो मैंने पहले ही बताया था, लर्निंग विदाउट बर्डन। ठीक है, इसमें क्या है कि बच्चों को बोझ की तरह शिक्षा नहीं लगनी चाहिए। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें इंटरेस्ट के साथ बच्चे पढ़ाई करें, बोझ की तरह नहीं, उनको आसानी से समझ सकें, इस तरह की शिक्षा होनी चाहिए। फिर
एनसीएफ 2005 में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण, मतलब शिक्षक को क्या माना गया है या उसके प्रति क्या दृष्टिकोण एनसीएफ रखता है। तो शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं है, ठीक है, ज्ञान का स्रोत नहीं है, वो क्या है, एक सुगम करता है। जो ज्ञान है पहले से दिया हुआ है या किताबों में या बच्चे के पास जो कुछ ज्ञान है उसका क्या है, सुगम करता है, और सूचनाओं को अर्थ या बोध में बदल कर बच्चों को उसी तरह से समझाने का प्रयास करता है जिस तरह से बच्चे समझना चाहते हैं। मतलब कि उस चीज को समझाने में सहायक होता है, मतलब वो ज्ञान का भंडार नहीं होता है, वो उन ज्ञान का सुगम करता है, उसको उस रूप में बदलने का प्रयास करता है जिस रूप में बच्चे चाहते हैं या जिस रूप में वो सीखना चाहते हैं। फिर एनसीएफ 2005 में बच्चों के प्रति दृष्टिकोण, बच्चों के प्रति क्या दृष्टिकोण है, ठीक है। तो प्रत्येक बच्चा क्या है, प्रत्येक बच्चे की सीखने की गति और प्रकृति अलग होती है, गति और प्रकृति अलग होती है। सभी बच्चे सक्रिय रूप से पूर्व ज्ञान एवं उपलब्ध सामग्री गतिविधियों के आधार पर अपने लिए अर्थ का निर्माण करते हैं। क्या बताया गया एनसीएफ में कि हर बच्चे के पास पूर्व ज्ञान और उपलब्धि होती है और उस आधार पर उन चीजों को वो सीखने का प्रयास करता है या उन्हें और बढ़ाने का प्रयास करता है, मतलब उन जो चीजें उसके पास हैं उस पर और मक्खन पालिश लगाने का प्रयास करता है, मतलब और उन्हें सुधारने का प्रयास करता है। ये चीज एनसीएफ में बताई गई, मतलब हर बच्चे के पास पूर्व ज्ञान होता है, ठीक है, और उसकी कुछ उपलब्धियां होती हैं, ठीक है, और कुछ सामग्री गतिविधियां होती हैं, ठीक, गतिविधियों के आधार पर वो अर्थ का निर्माण करता है, ठीक। फिर क्या है, एनसीएफ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमने रखे हैं, वो भी देख लीजिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा में किसकी समझ प्राप्त होती है, तो ये किसकी, रचनावाद की, कंस्ट्रक्टिव की, ठीक है। फिर राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, सुविधादाता है, ऐसा नहीं कि वो ज्ञान का भंडार है, ज्ञान का भंडार नहीं है, वो एक सुविधादाता है। बच्चा जिस तरह से चाहता है उस तरह से उन चीजों को समझाने का प्रयास करता है, बस इतना ही है, वो कुछ नहीं है। और उसके अलावा बच्चे सब कुछ है, बच्चे सीखेंगे, बच्चे के लिए शिक्षक है, ठीक है। शिक्षक क्या है, बच्चे के लिए है, ना कि बच्चा शिक्षक के लिए। इसी तरह जो पढ़ाई है वो किसके लिए है, बच्चे के लिए है, ना कि बच्चा पढ़ाई के लिए। फिर एनसीएफ का फुल फॉर्म सब लोग जानते हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इसको 2005 में लाया गया था, मतलब प्रपोज किया गया था। फिर एनसीएफ के अनुसार अंग्रेजी भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है, बहुभाषावादी, ठीक, मल्टीलिंगुअलिज्म, ठीक है। अगर दूसरी भाषा, मतलब बहुभाषावाद का मतलब ये हुआ कि बच्चा अगर दूसरी भाषा सीखने के लिए इंटरेस्टेड है तब उसे अंग्रेजी भाषा सिखाई जाएगी, वरना कि उसको जो पढ़ाई कराई जाएगी वो किसमें कराई जाएगी, उसकी मातृभाषा में। फिर एनसीएफ 2005 बल देता है करके सीखने पर, लर्निंग बाय डूइंग पर। किस पे बल देता है, लर्निंग बाय डूइंग पर। मतलब ऐसा नहीं कि जो चीजें किताब में दी गई हैं वो उसी हिसाब से पढ़ेगा, वैसा नहीं होगा, वो लर्निंग बाय डूइंग, कुछ करके सीखेगा, करके सीखने का प्रयास करेगा। ये सारी चीजें किसमें बताई गई हैं, एनसीएफ 2005 में। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप लोग ज्वाइन करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो लाइक करिए और शेयर करिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।